हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है स्टडी ऑफ गैस लॉ। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की है आइडियल गैस इक्वेशन की, जिसमें हमारे पास एक मोलर गैस कांस्टेंट आ रहा था और हम लोगों ने उस मोलर गैस कांस्टेंट की भी डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट की है। तो चलिए आज की क्लास में हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा स्टडी ऑफ गैस लॉ। और हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। आज के क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ में, उसमें हमारा आज का क्लास का टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। सो स्टूडेंट, इस हेडिंग में ही हमारे पास दो वर्ड नए आ जाते हैं। एक वर्ड है हमारे पास डिफ्यूजन का और एक वर्ड है हमारे पास इफ्यूजन का। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली डिफ्यूजन का मतलब क्या है और इफ्यूजन का मतलब क्या है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टर्म डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इट इज द एबिलिटी ऑफ गैस और एनी मैटर to intermix together। गैसेस का या दो अलग अलग मैटर का आपस में इंटरमिक्स हो जाना, और वो भी इंटरमिक्स टुगेदर स्पॉन्टेनियसली। इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे होते हो। एंड दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ द गैस और एनी मैटर टू इंटरमिक्स टुगेदर स्पॉन्टेनियसली एंड दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर एबिलिटी ऑफ द गैसेस भी आप लोग लिख सकते हो, बिकॉज हम दो या दो से ज़्यादा गैसेस होंगी तो ही वो आपस में मिक्स होंगी, या एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है दूसरी सिंगल गैस है, उनका भी डिफ्यूजन हो सकता है। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, इस रूम के इस एंड पर हमने किया है परफ्यूम स्प्रे। आपने इस एंड पर परफ्यूम को स्प्रे कर दिया। जो पर्सन इस एंड पे खड़ा हुआ है उसको कुछ टाइम के बाद परफ्यूम की स्मेल जो है वो आसानी से इनहेल हो जाती है। स्टूडेंट, क्यों हो जाती है? क्योंकि एयर जो कि एक मिक्सचर है गैसेस का, उसमें परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम की जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? आप परफ्यूम स्प्रे कर सकते हो, आप अगरबत्ती जला सकते हो, आप इंसेंस स्टिक जो आती है वो ब्लो कीजिए, उसकी स्मेल भी कुछ टाइम के बाद मतलब पूरे एंटायर कमरे में फैल जाती है। या फिर हम बात करें, जैसे कि आपके पास एक बकेट वाटर है, आपने 1 टीस्पून उसके अंदर फिनाइल ऐड कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके जो फिनाइल है वो पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई है। स्लो प्रोसेस है, बट हाँ, डिफ्यूजन होता है। फिनाइल को पानी में डिसॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करो, थोड़ा लंबे समय लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में जो पानी है उसका पूरा का पूरा कलर फिनाइल जैसा हो जाएगा। तो दिस इज एबिलिटी ऑफ द मैटर विच इज नोन एज डिफ्यूजन। इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट, पहला आपको समझ में आया डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं इफ्यूजन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफ्यूजन क्या होता है। ये डेफिनेशन भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस in which gases are mixed
टुगेदर, इसमें भी गैसेस जो हैं हमारी मिक्स ही हो रही होती हैं, मिक्स टुगेदर और एस्केप फ्रॉम हाई प्रेशर, या वो हाई प्रेशर से मूव कर रही हैं लो प्रेशर की तरफ, बट ये स्ट्रेट नहीं जा रही होती, इसमें हम एक मीडियम लगा देते हैं थ्रू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब आपने एक कंटेनर, दो कंटेनर है जिनके बीच में पिन होल कर दिया है, या तो ऑरिफिस के थ्रू या फिर और अ स्मॉल ऑपरेट मोड, इसे आप कह सकते हो, और अ स्मॉल ऑपरेट मोड मेड ऑन, स्मॉल ऑपरेट मोड या फिर स्मॉल होल लिख सकते हो आप, मेड ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल में जो हमने होल बना दिया है। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है, दोनों ही कंटेनर को हमने एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने लगा दिया है कंट्रोल वॉल, स्टॉप वॉल आप जिसे कह सकते हो। अब अगर यहाँ पर हमारे पास कोई गैस फिल है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिल है, और यहाँ पर हमारे दूसरी गैस फिल है, फॉर एग्जांपल N2 फिल है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रही हैं अनटिल अनलेस आपने जो स्टॉप कॉर्क है उसको क्लोज किया हुआ है। जैसे ही आप स्टॉप कॉर्क को ओपन करोगे, आप इसे टिल्ट करोगे, यहाँ का जो वेंट है वो खुल जाएगा, दोनों कंटेनर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन इस कंटेनर से फ्लो करेगा ऑक्सीजन के कंटेनर में, और ऑक्सीजन अपने कंटेनर से फ्लो करेगा नाइट्रोजन के कंटेनर में, ठीक है। तो ये जो हमने स्मॉल चैम्बर ऑरिफिस बनाया है या स्मॉल होल बनाया है, यही हमारे पास होता है इफ्यूजन। स्टूडेंट समझ में आ गई आपको बात? डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फर्क है? हमने जब परफ्यूम स्प्रे किया था कमरे में, तब कोई ऑरिफिस या स्मॉल होल नहीं था, कोई नैरो ट्यूब नहीं थी, दे आर फ्री टू मूव। बट इफ्यूजन में हम पैसेज बनाते हैं, और इसमें भी अगर दोनों गैसेस के प्रेशर में डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस अपने आप मूव करने लग जाती है। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो, नाइट्रोजन का प्रेशर हाई है तो वो नाइट्रोजन हाई चैम्बर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में मूव करेगी। क्लियर? चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब हम बात कर, देखो हम बात कर रहे थे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में। आपको डिफ्यूजन क्या होता है वो समझ में आया, इफ्यूजन क्या होता है वो भी समझ में आया, और दोनों के बीच में फर्क भी हमने देख लिया है। अब बात कर रहे हैं हम ग्राहम्स लॉ के बारे में कि ग्राहम्स लॉ हमें कहता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट ये है, ग्राहम्स लॉ का स्टेटमेंट ये हो जाएगा हमारे पास में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप इसे इफ्यूजन के साथ लिए भी कह सकते हो, आइदर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और द रेट ऑफ इफ्यूजन इज द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the molecular weight of the gas ओके। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ molecular mass or molecular weight, you can say. This is known as Graham's law of diffusion. स्टूडेंट ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर डिफरेंट
हम ये जो स्टेटमेंट है ये दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर हमारे पास गैसेस का होगा, दो या दो से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर होगा, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हमने देख लिया कि जो गैस 1 है उसके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, या हम बात कर रहे हैं जो हमारी गैस 2 है उसके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमने बात किया रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमने माना गैस 1 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू R1 है और गैस 2 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू R2 है, स्मॉल r2 है। अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट की, अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट की, गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट है m1 और गैस 2 का मॉलिक्यूलर वेट है m2। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला इन दोनों गैस के मिक्सचर के लिए अप्लाई करूं तो हमें ये समझ में आ रही है बात दैट R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m1 एंड R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2। स्टूडेंट समझ में आ गई बात आप लोगों को? ग्राहम्स लॉ से मैं दोनों गैसेस के लिए लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 बाय R2, R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास में आ जाएगी, इट इज 1 बाय अंडर रूट m1 डिवाइड बाय इट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारे पास में हो जाएगा m2 बाय अंडर रूट ऑफ m1। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? रेट का जो रेशियो है उससे रिवर्स मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आने वाला है। तो हमारे पास ये हो जाएगा R1 बाय R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 सेकेंड गैस और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ गैस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यहां से समझ में आ गई बात? क्लियर है स्टूडेंट? क्या आपको मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी का रिलेशन पता है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वेपर डेंसिटी के बारे में, तो हमने कहा गैस 1 की वेपर डेंसिटी को मैंने VD1 से रिप्रेजेंट किया और गैस 2 की वेपर डेंसिटी को मैंने VD2 से रिप्रेजेंट किया। आप लोग ये बात जानते हो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेपर डेंसिटी के लिए लिखना चाहूँ तो क्या आइए मेरे पास में 2 इंटू VD2 डिवाइड बाय 2 इंटू VD1 आ जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मैंने मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को वेपर डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास ये रिलेशन निकल करके आ गया। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो इसका रिलेशन आ जाएगा VD2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ VD1। क्लियर है? सो रेट ऑफ डिफ्यूजन दो गैसेस का जो रेशियो है वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को स्टूडेंट? ये बात, ये हमारे पास में एक स्टार फॉर्मूला निकल करके आता है जहां पर हम किन्हीं भी दो गैसेस को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला यहां पर मेजर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? नोट कर लिया आप सभी ने? ये बात कर ली है या नहीं कर ली है? आगे बढ़े? चलिए, अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया है तो स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो कि अगर मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, किन्हीं भी दो गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब ये है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, है ना? सो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? वॉल्यूम चेंज बाय गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन। उस वॉल्यूम को चेंज करने में कितना टाइम लगा है, मतलब जब गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है कितना वॉल्यूम में फर्क आया है किसी एक गैस का, तो हम उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम चेंज बाय गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है और उस चेंज में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन।
टू चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, ये तो था वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। क्या मैं इसे मोल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं? मोल के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस के मोल कितने अवेलेबल हैं डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितने मोल के गैस के मोल अवेलेबल हैं और उन मोल को डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा है, वो हमारे पास में टाइम टेकन और इन डिफ्यूजन। तो ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ही होगा हमारे पास में। क्लियर? दोनों फॉर्मूले लिखिएगा। और एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर मेजर लिख रहे हैं, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इन नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब में से पास होते समय कितनी डिस्टेंस हमारी गैस ने ट्रेवल की है डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो हम यहाँ पर मेजर करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं किन्हीं दो गैसेस के लिए वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम चेंज आ जाएगा V1 फॉर गैस 1 एंड वॉल्यूम चेंज फॉर गैस 2 इज V2। क्लियर? अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर्स ऑफ मोल के बारे में, तो गैस 1 के लिए हो जाएगा N1, गैस 2 के लिए हो जाएगा N2। अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इन नैरो ट्यूब, तो हम यहां पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब में से डिस्टेंस जो गैस 1 ट्रेवल करेगी वो हो गया V1, गैस 2 जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हो गया D2। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो दोनों गैसेस को टाइम लगा है, टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड डिस्टेंस, इट मस्ट बी T1 फॉर गैस 1 एंड T2 फॉर गैस 2। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को स्टूडेंट? क्लियर है? तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन दो अलग अलग गैसेस के लिए रेशियो निकालना चाहूं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन R मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम चेंज बाय गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, R1 डिवाइड बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा अगर हम बात करें नंबर ऑफ वॉल्यूम के केस में। अगर हम वॉल्यूम के केस में हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा V2 बाय, सॉरी, ये हमारे पास में आ जाएगा V1 बाय T1 डिवाइड बाय V2 बाय T2, यही चीज़ आएगी हमारे पास। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाय T1 इट्स मल्टीप्लाई बाय T2 बाय V2। यस और नो? ये हमारे पास में हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म्स में हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ R1 बाय R2 के बारे में, तो क्या ये हमारे पास, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नैरो ट्यूब लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा D1 बाय T1 डिवाइड बाय D2 बाय T2। यस और नो? इसको और हम इस तरह से प्रिसाइज करके लिख सकते हैं D1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 बाय D2। ये हो गया हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये किस फॉर्म में हो गया हमारे पास में, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ मोल, तो R1 बाय R2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, N1 बाय T1 डिवाइड बाय N2 बाय T2, यही हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने लिखा था डिफ्यूजन की रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो ट्रेवल किए उस फॉर्म में भी निकाली जा सकती है। तो ये हो जाएगा N1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 बाय N2। ये हो गया हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ मोल।
स्टूडेंट समझ में आ रही है बात आप लोगों को? दो अलग अलग गैसेस के मिक्सचर का जब डिफ्यूजन हो रहा है, जो पैरामीटर है उनकी वैल्यू हमने देखी, और हमने ये देखा कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के लिए कैसे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब आप लोग ये बात जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन का इन टर्म्स ऑफ मोल, हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो हमने ये कहा दैट R1 बाय R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू N1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइड बाय N2। यही है हमारे पास में, यही है हमारे पास में स्टूडेंट। अच्छा चलो, अगर मैं बात करता हूं, चलिए मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टूडेंट आप ये बात जानते हो कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास में अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ M1 यही आएगा? क्या मोल्स का रिलेशन दोनों ही गैसेस के लिए ये आने वाला है? स्टूडेंट देख लीजिए आराम से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब आप जानते हो लेट W1 ग्राम ऑफ गैस 1 and W2 ग्राम ऑफ गैस 2 डिफ्यूज। हम क्या कह रहे हैं, जो डिफ्यूजन हो रहा है वो W1 ग्राम ऑफ गैस 1 का हो रहा है और W2 ग्राम ऑफ गैस 2 का हो रहा है। तो क्या हम डिफ्यूज्ड टू ईच अदर, दोनों में एक मिक्स हो रही हैं, तो हम क्या गिवन मास से, देखो आपको गिवन मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं यहां पर? तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लिख दूंगा R2 बाय R1 इज इक्वल टू W1 बाय M1 T1। देखो मैंने यहां पर N के लिए जो टर्म है मोल्स की, मोल्स फॉर गैस 1, तो मैंने क्या गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास किया, यही एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास में। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद T2 डिवाइड बाय, अब देखो यहां पर अगर मैं इस टर्म से गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालना चाहूं तो ये W1 आ जाएगा, W1 मल्टीप्लाई बाय M2 यही आएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये जो टर्म हमारे पास में है ये बन जाती है मोल्स फॉर गैस 1 और ये जो टर्म है ये हमारे पास बन जाती है मोल्स फॉर गैस 2। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास में आ जाएगा W1 डिवाइड बाय M1 T1 मल्टीप्लाई विद T2 M2 डिवाइड बाय W2, और ये वैल्यू हमारे पास हो रही है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ M1। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो स्टूडेंट क्या मैं यहां से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ या नहीं? क्या हम यहां से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं? अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ले, देखो ये स्क्वायर रूट है, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करके यहां पर ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा W1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइड बाय W2। इट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट M1 डिवाइड बाय अंडर रूट M2। स्टूडेंट देख लीजिए, क्या ये जो रिलेशन हमने लिखा है ये बिल्कुल सही है? हमने किया हम इस M2 को यहाँ पर लिख रहे हैं अंडर रूट M2 ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ पर इस M1 को हम लोग लिख रहे हैं अंडर रूट M1
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m1 एक m1 से एक m1 कैंसिल आउट हो गया, एक m2 से एक m2 कैंसिल आउट हो गया। इस m1 को मैं ले गया अपर साइड, इस m2 को ले गया मैं लोअर साइड, ये हमारा रिलेशन बन जाता है। दिस इज एन अनदर रिलेशन। देखो अभी तक आप जब R1 था, W1 था, लेकिन अब यहां पर M1 आ गया। इनिशियली वो M2 रिवर्स में चल रहा था। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। किन पैरामीटर पे हमने इस रिलेशन को कंक्लूड किया है वो भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। स्टूडेंट समझ में आ रही है आपको ये बात? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हम इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारे पास गैस 1 है, हमारे पास गैस 2 है। गैस 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, गैस 2 है ऑक्सीजन। गैस 1 है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, गैस 2 है हमारी ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, तो ये है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और आपको गैस 2 का वॉल्यूम पता लगाना है। टाइम टेकन की अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम टेकन गैस 1 के लिए है 60 सेकेंड और यहां पर हमारे पास में हो जाता है 20 सेकेंड। क्लियर है? चलिए, हमारे पास गैस 1 SO2 जो है वो फ्लो कर रही है वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 60 सेकेंड। आपको ये बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का फ्लो कर जाएगा अंडर द कंडीशन कि उसका जो टाइम टेकन है डिफ्यूजन का वो 20 सेकेंड ही आ रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस 1 SO2 की बात कर लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में होता है V1 T1 मल्टीप्लाई बाय T2 V2, यही आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 बाय m1। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात? अच्छा, क्या आपको V1 पता है? बिल्कुल। क्या आपको T1 पता है? बिल्कुल हमें पता है। क्या हमें टाइम टेकन बाय सेकेंड गैस पता है? इट इज 20 सेकेंड। क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सेकेंड गैस पता है? नहीं, ये हमारे पास में x आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं क्या आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 पता है? स्टूडेंट पता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना होगा? 32 + 32, क्या ये मेरे पास 64 हो जाएगा? डिवाइड बाय अंडर रूट ऑक्सीजन का हमारे पास में कितना आ जाएगा? 60 + 60, तो ये हमारा 32 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और कैसे उसके अंदर वैल्यूज को अप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर यह समझा रहा हूं कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास में जो नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज की क्लास में नेक्स्ट जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, सबसे पहले हम इसके लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉ क्या स्टेट कर रहा है इसके। तो स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज द टोटल प्रेशर exerted by mixture of a mixture of gases is
इक्वल टू द sum of partial sum is equal to the sum of partial pressure exerted by individual gas। ओके, देखो क्या है स्टेटमेंट वो मैं समझा देता हूं। हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास गैस ए, गैस बी और गैस सी है। अगर कंटेनर में सिर्फ गैस ए है तो वो कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर लगा रही है वो हो गया पार्शियल प्रेशर PA। ओके, अगर कंटेनर में सिर्फ गैस बी है तो गैस बी जो इस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगाएगी वो हो जाता है PB। और अगर कंटेनर में सिर्फ गैस सी है, इस गैस सी की कंटेनर के वॉल पर लगने वाला प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा PC। अगर मैं तीनों ही गैसेस का मिक्सचर यहां पर रख देता हूं, मींस हमने कंटेनर में रख दी है गैस A प्लस B प्लस C, अब जो टोटल प्रेशर लगेगा वो मान लीजिए हमारा कैपिटल P हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर कंडीशन होगी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। बात समझ में आ गई? क्लियर है आप लोगों को? हमने ये कहा गैस A, B और C का जो पार्शियल प्रेशर है वो PA, PB एंड PC है। टोटल मिक्सचर का जो प्रेशर कंटेनर पे लग रहा है वो कैपिटल P है। तो जो कैपिटल P जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बराबर होगा। दिस इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट, ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आई होप काफी इजी है इसको समझ पाना, कोई हार्ड कंडीशन नहीं है। क्लियर है? चलिए हम इस वाले मैकेनिज्म को भी दो डिफरेंट गैसेस के लिए पढ़ करके देख रहे हैं। कैसे? देखो, हमने कहा ये है हमारे पास गैस A और ये हमारे पास आ जाती है गैस B। ठीक है, ये हमारे पास में हो गई गैस A और ये हमारे पास हो गई गैस B। अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रेशर की, तो गैस A का प्रेशर होगा PA, गैस B का प्रेशर होगा PB। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर अंडर कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए और प्रेशर भी वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मोल्स की, तो गैस A के मोल्स हो जाएंगे Na और गैस B के मोल हो जाएंगे Nb। इज दिस क्लियर? तो ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं फॉर गैस A। अगर मैं गैस A के लिए गैस इक्वेशन राइट करूं तो क्या मैं PAV इज इक्वल टू NaRT लिख सकता हूं? इट्स इक्वेशन 1। ये हमारे, देखो अगर मैं सिर्फ गैस A के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं तो प्रेशर ऑफ गैस A वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू NaRT। इज दिस क्लियर? अगर मैं बात करता हूं फॉर गैस B के लिए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं PBV इज इक्वल टू NbRT। ये समझ में आ रही है बात स्टूडेंट? दिस इज आर इक्वेशन 2। ओके, ये गैस A के लिए, ये गैस B के लिए हम लोगों ने लिख दिया। तो हम बात कर रहे हैं बाय एडिंग 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? PAV प्लस PBV इज इक्वल्स टू NaRT प्लस NbRT। ये इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी स्टूडेंट? बिल्कुल बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से V कॉमन ले लूँ तो क्या ये V PA प्लस PB होगा? बिल्कुल सही है। और अगर मैं दोनों में से RT कॉमन लेता हूँ तो ये हो NA प्लस NB
इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गई ये बात? ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हमारी बन जाती है। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो हमारे बराबर होता है उस प्रेशर के जो टोटल मिक्सचर एक्सर्टेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस। यस और नो? अभी आप लोगों को बताई थी हमने ये बात, अभी आप लोगों को ये बात बताई गई है। तो हम यहां पर इस इक्वेशन में लिख सकते हैं टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आर टी। यस और नो? ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 4। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाती है। स्टूडेंट अगर आपको ये इक्वेशन 4 समझ में आ गई है तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 1। जो हमारी ये इक्वेशन है इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? इक्वेशन 4 से। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास में क्या रिएक्शन निकल करके आएगी? इधर देखिएगा, इट विल बी PAV डिवाइड बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू NaRT डिवाइड बाय Na प्लस NbRT। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? ओके, तो अगर मैं यहां से V से V कैंसिल करता हूं, RT से RT कैंसिल करता हूं, तो हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb। स्टूडेंट ये टर्म आपको कुछ याद दिला रही है क्या? है मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ये हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो हम यहां से लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अगर हमें 1/4 किया तो हमारे पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यही निकल करके आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एनी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस। यही एक्सप्रेशन, यही जो एक्सप्लेनेशन है हम सेकंड गैस बी के लिए भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अब हम क्या करने वाले हैं, गैस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू गो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन 4। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो PBV डिवाइड बाय टोटल प्रेशर V is must be equal to NbRT डिवाइड बाय Na प्लस NbRT। ये हमारे पास सिंगल ही रह जाएगा। इससे भी हम वही एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इज दिस क्लियर?
ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो स्टूडेंट ये था हमारे पास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम इस चैप्टर में एक कंक्लूजन करेंगे जहाँ पे सारे ही फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देन उस क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। आज की क्लास में हमने सीखा कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।